दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, देश के सामने मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा मुद्दा किसानों से जुड़ा है। गांव से लेकर शहर और संसद से लेकर सड़क तक यह आंदोलन अपने तेवर और अपनी उग्रता के साथ नजर आ रहा है। पार्लियामेंट के भीतर भी शोर है, पंचायतों में भी शोर है और एक सवाल समूची देश के सामने है कि किसान क्या वापस लौट जाएंगे खाली हाथ या फिर सरकार को झुकना पड़ेगा। यह सवाल हर गांव चौराहे पर लगातार चर्चा में है। लेकिन आज हमें लगता है कि आज इस देश की परिस्थितियों को समझने के लिए ऐसे ही मुद्दों के अक्स तले इस देश के कैलेंडर को भी पलटना शुरू कीजिए। याद कीजिए, बीते बरस इस देश में नागरिकता का सवाल था। असम से लेकर दिल्ली तक आंदोलनों का जोर था। संसद के भीतर भी था और सड़क पर भी हंगामा मचा था। उससे पहले के पन्नों को पलटिएगा तो आपके जहन में आर्टिकल 370 निकल कर आएगा। उससे कुछ पहले जाइएगा तो जीएसटी का सवाल आएगा। सूरत में याद कीजिए कितनी बड़ी तादाद में मजदूरों की भीड़ थी, कितनी बड़ी तादाद में व्यापारियों के भीतर आक्रोश था। उससे पहले चले जाइएगा तो आपके जहन में डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का सवाल भी आएगा। लाइन में खड़े खड़े सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, लेकिन पार्लियामेंट के भीतर किसी ने उफ तक नहीं की। ठीक वैसे ही जैसे आज भी संसद के भीतर जब सवाल पूछा जाता है कितने किसानों की मौत आंदोलन के वक्त हो गई, सरकार कहती है कोई डाटा नहीं है। और उससे पहले के पन्ने पलटिएगा तो आपके जहन में इस देश के भीतर में भीड़ तंत्र जो न्याय देने निकल पड़ा था वह भी नजर आएगा। तो क्या एक के बाद एक बीते 6 बरस के भीतर में इस देश के भीतर जिन जिन मुद्दों का जन्म कैबिनेट की बैठक या पार्लियामेंट के भीतर से होता है वह समूचे देश में हिचकोले इसलिए ला देता है कि जनता प्रभावित हो रही हो और सरकार बिल्कुल प्रभावित नहीं होती। सरकार अपनी रईसी में या फिर शायद अपने गैर सरोकार चिंतन के साथ आगे बढ़ती चली जाती है। हो सकता है क्योंकि इस दौर के भीतर में देश की स्थिति क्या कितनी जर्जर हो गई यह किसी ने सोचा। देश के वो तमाम सेक्टर्स जहां पर जिन स्थितियों में इस देश को आगे बढ़ना चाहिए था, कहीं इन मुद्दों के आश्रय उस दिशा से हमने आंखें तो नहीं बंद कर ली। हमें लगता है कि आज सबसे गंभीर मुद्दे पर हम आपसे इसलिए चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि यह देश तमाम आंदोलनों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, सरकार की गैर लापरवाही को लेकर और जनता के गुस्से और आक्रोश के भीतर में इस देश को अंदर से कितना खोखला बना चुका है। हमें लगता है आज इस पर बात जरूर होनी चाहिए। और इस पर बात के लिए महत्वपूर्ण बात यह है, इस देश को छोड़ने वाले यानी भारत की नागरिकता छोड़कर दुनिया के अलग अलग देशों की नागरिकता लेने वालों की तादाद इस दौर में सबसे ज्यादा है। आप कहेंगे कितनी है? हर दिन इस देश के भीतर में 370 लोग नागरिकता छोड़ रहे हैं। आप कहेंगे यह कैसे संभव है? सरकार का आंकड़ा है और सरकार की मिनिस्ट्री का आंकड़ा है जो बतलाता है कितनी बड़ी तादाद में बीते 5 बरस के दौर में जो आंकड़े हैं 2015 से लेकर 2019 तक, इस 5 बरस के दौर में 6,76,084 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। यह सवाल जहन में आएगा क्यों छोड़ रहे हैं नागरिकता? एक नागरिकता तो वह छोड़ रहे थे जो कि बैंकों से कर्ज लेकर भाग रहे थे। उसमें मेहुल चौकसी ने एक दूसरे देश की नागरिकता ले ली। विजय माल्या किसी दूसरे देश की नागरिकता की दिशा में बढ़ चुके हैं और उस कतार में इस देश के भीतर में जो कर्ज लेकर भागने वाले हैं उनकी तादाद भी लगभग 430 से ज्यादा है। लेकिन यहां तो आंकड़ा 6,76,084 लोगों का है जो 2015 से 2019 के बीच में जिन्होंने नागरिकता छोड़ दी। इस देश के भीतर की स्थितियां क्या है? क्या आंदोलन के जरिए या आंदोलन को जानबूझकर सरकार पैदा करती है जिससे लोग उसी में मशगूल हो जाएं और ध्यान ही ना दें इस देश में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इस देश में हेल्थ सेक्टर कैसा है, इस देश के भीतर में बेरोजगारी की वजह क्या है, इस देश के भीतर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे चौपट हो चले? कोई ध्यान नहीं देगा। इस देश के भीतर में वाकई खनिज संसाधनों की लूट कैसी है? कोई ध्यान न दे। हर कोई आंदोलनों में फंसा रहे और सरकार मदमस्त होकर इस बात का ऐलान करती रहे कि आज फलां राज्य में चुनाव होना है तो हम तो वहां के मुद्दों को उठाएंगे, हमारे पास चाहे जो भी मंत्रालय हो। कोई भी मंत्री किसी भी पद को संभाले हुए हो, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या उस मंत्रालय को लेकर? आज यह सवाल हमें लगता है आपके सामने रखना चाहिए
क्योंकि बार बार जिन मुद्दों की दिशा में दुनिया का कोई भी देश देखता है, हमने देखना बंद कर दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, इस महामारी के दौर में जब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, कॉलेज नहीं जा पा रहे थे, इस दौर में जो एजुकेशन का बजट एलोकेट किया गया था पिछले बजट में, जो कि इस महामारी के दौर में उस बजट को इसलिए कम कर लिया गया क्योंकि बोला गया कि अब तो छात्र आते नहीं हैं, कॉलेज में भी नहीं आ रहे हैं, सब सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो हम बजट ही आपका कम कर देते हैं और उस बजट का कुछ हिस्सा हम दूसरे मदों में लगा देंगे। एजुकेशन को लेकर भी यह खिलवाड़ होता है। और इतना ही नहीं, इस देश के भीतर में जितने बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं, आपको जानकर हैरत होगी कि इस साल का ही जो उच्च शिक्षा का हायर एजुकेशन का बजट है, तकरीबन उतना पैसा फीस के तौर पर विदेशों में पढ़ने वाले बच्चों को हॉस्टल और फीस का देना पड़ता है। यानी पूरे देश के एजुकेशन के बजट के बराबर जो विदेश में पढ़ने चले जाते हैं। और इस देश के भीतर में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हमें लगता है जिस पर भी बात करें उसके बजट पर भी बात करें, क्योंकि आपको जानकर यह भी हैरत होनी चाहिए। इस देश के भीतर में पिछले साल का पहले बजट बतला देते हैं, तब आप समझ पाएंगे हम आज इन बातों का जिक्र क्यों कर रहे हैं। 99,311 करोड़ रुपए 2020-21 का एजुकेशन का बजट था, जिसमें 59,000 करोड़ रुपया स्कूल के लिए था और 39,000 करोड़ रुपया हायर एजुकेशन के लिए था। लेकिन इस 99 में से घटाकर 85,000 करोड़ एस्टीमेट पे ले आया गया, क्योंकि कहा गया इस दौर में तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, छात्र जो है कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तो बजट को कम कर दीजिए। एक तो भारत का एजुकेशन बजट दुनिया के मानचित्र के देशों में सबसे कम आता है, दूसरी तरफ जो बजट भी एलोकेट किया गया वह भी पिछले बरस कम कर दिया गया, और इस बार जो बजट एजुकेशन के लिए दिया गया वो पिछले साल से भी कम कर दिया गया। यह कैसे संभव है जब सारी चीजें कॉस्टली हो रही है, फीस ज्यादा ली जा रही है, आवाजाही कॉलेज और स्कूल तक जाने की महंगी हो गई है, किताबों के कॉस्ट बढ़ गए हैं, जो एजुकेशन कंप्यूटर पे और गूगल पे और नेट पर होता है उन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं, लेकिन हम एजुकेशन का बजट कम कर देंगे। जो एजुकेशन का बजट पिछले साल 99,000 करोड़ का था, इस बार घट के वो 93,000 करोड़ का हो गया, कुल 93,224 करोड़, जिसमें से 54,000 करोड़ स्कूल के लिए है, 38,000 करोड़ हायर एजुकेशन के लिए। बात यहां भी खत्म नहीं होती है। इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी जरा समझने की कोशिश कीजिए, इस एजुकेशन के बजट में भारत की भूख भी शामिल है। यानी जो मिड डे मील दिया जाता है, जिसमें इस देश के बच्चे गांव खेड़े में जो स्कूल जाते हैं वो मिड डे मील की वजह से जाते हैं, और मिड डे मील का बजट जो होता है वो तकरीबन 10,000 करोड़ का होता है। लेकिन आईआईटी का बजट जो है वह भी लगभग 6-6.5 हजार करोड़ से ज्यादा का नहीं है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जो समूचे देश में 50 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उसका बजट भी 7,500 करोड़ भी नहीं है। भूख का बजट 10,000 करोड़ है। हम इसी में फंसे हुए हैं। तो इस देश के भीतर में कौन कैसे किन परिस्थितियों में रह रहा है, और इस देश के भीतर में तादाद कितनी तेजी से बढ़ी है इस दौर में। हमें लगता है हमने शुरू में जिन बात का जिक्र किया कि हर दिन 370 लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, तो उसके पीछे का सच यह है कि 2015 में, यानी मोदी सरकार आने के बाद 2014 में आई, 2015 में 1,41,666 लोगों ने इस देश की नागरिकता त्याग दी, दुनिया के दूसरे हिस्सों में चले गए। 2016 में 1,44,942 लोगों ने नागरिकता त्याग दी। 2017 में 1,27,905 लोगों ने नागरिकता त्याग दी। 2018 में 1,25,130 लोगों ने नागरिकता त्याग दी। 2019 में इस महामारी से ठीक पहले 1,36,441 लोगों ने नागरिकता त्याग दी। यह नागरिकता छोड़ने का सवाल था। इसके समानांतर जब हम एजुकेशन के जिक्र आपसे कर रहे थे, तो जरा कल्पना कीजिए कितनी बड़ी तादाद में इस देश को छोड़कर बाहर के देशों में एजुकेशन के लिए भारतीय जा रहे हैं। यह भी कल्पना के परे इसलिए है क्योंकि इनकी तादाद में जो इजाफा हुआ है, इससे पहले इस तरीके का इजाफा कभी नहीं हुआ था। इस इजाफे का जिक्र बहुत साफ तौर पर अगर हम आपसे यह कहकर करें कि 2013-14 में भारत से जो विदेश पढ़ने जाने वाले बच्चे थे, उनकी संख्या 1,81,800
872 थी। 2013-14 का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद इस देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ, हमारी पूरी इकोनॉमी को नए तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की गई। प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग को ले आया गया और नीति आयोग किसी कंपनी के सीईओ की तरह काम करने लगा और सरकार के लिए अनुकूल परिस्थिति उसने पैदा कर दी। ठीक उसी तरीके से जैसे रिजर्व बैंक काम कर रहा है, जैसे सीबीआई काम कर रही है, जैसे ईडी काम कर रहा है, जैसे इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। और शायद ठीक ना लगे लेकिन इस बात की चर्चा बार बार होती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी सरकार के अनुकूल ही क्यों रहते हैं, यह भी एक सवाल है। बहरहाल 2013-14 में 1,81,872 बच्चे बाहर पढ़ने गए। अब आप कल्पना कीजिए महामारी से ठीक पहले 2019 का आंकड़ा क्या हो सकता है, कल्पना के परे है। 7,53,000 बच्चे बाहर पढ़ने गए। और यह भी जानिए कि महामारी के दौर में जब समूची दुनिया में अलग अलग देशों में रहने वाले लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, भारत के बच्चों ने उस वक्त भी एजुकेशन के लिए बाहर अपना एडमिशन कराया कि ऑनलाइन ही पढ़ेंगे लेकिन विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर तो ऑनलाइन की इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है। और यह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी आंखों के सामने है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के तौर पर है। वहां के बारे में निकल कर आया कि ऑनलाइन पढ़ाई किस बार बार जब भी पढ़ाई शुरू होती थी, जब भी परीक्षा होती थी, कैसे चीजें कोलैप्स करती चली गई। और उसके भी डाटा निकल कर आए कि 43% से ज्यादा बच्चे जुड़ ही नहीं पाए। इसके मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम लोग इस देश में आने वाली पीढ़ी को कैसे बना रहे हैं, यह एक समझ में आता है। दूसरा, हम लगातार अपने पैसे को भी दुनिया के अलग अलग देशों को दे रहे हैं, जो आत्मनिर्भरता का नारा है। उसके पीछे का सच यह है कि जब हम एजुकेशन बजट का आपसे जिक्र कर रहे थे और हमने आपसे कहा कि इस एजुकेशन बजट में हायर एजुकेशन के लिए जितनी भी पैसे की व्यवस्था की गई 38,350 करोड़ की हायर एजुकेशन बजट में, इसमें बजट का जो है हिस्सा वो वेतन के तौर पर भी प्रोफेसरों को जाता है, पेंशन भी जाता है, इमारतों की जो खर्च होते हैं वो भी इसमें जोड़ा गया है, सारी चीजें जोड़ी गई है। इतना पैसा इस देश के भीतर से दुनिया के अलग अलग देशों में एजुकेशन के तौर पर फीस, ट्यूशन फीस और रहने की दिशा में जो बच्चे खर्च करते हैं वह हो जाता है। उनकी तादाद कितनी है? उनकी तादाद पिछले 2019 तक की 7,53,000 लगभग है। अब आप कल्पना कीजिए कि इस देश के भीतर में लगभग 3 करोड़ बच्चे अगर हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनके लिए जो आप बजट दे रहे हैं वह उनके लिए एक अनाज के दाने से भी कम है। इसका मतलब है कि आपकी जो पूरी इकोनॉमी का खांचा है वह चरमराया हुआ है। और इसका दूसरा सच भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। भारत का अगर एजुकेशन अच्छा होता, उससे पहले हम बता दें कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में किस तादाद में लोग जाते हैं। मसलन ऑस्ट्रेलिया 2013-14 में बच्चे गए थे 34,000, 2018-19 में बढ़ते बढ़ते यह 1,23,000 हो गया। कनाडा में बच्चे जाते थे 2013-14 में तकरीबन 11,000, जो आज की तारीख में बढ़ते बढ़ते 1,72,000 हो गया। इतना ही नहीं, जिस चाइना को लेकर आप हंगामा किए हुए हैं, उस चाइना के भीतर भी मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए 21,000 बच्चों ने वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया। कुल 23,000 बच्चे चाइना भी पढ़ने चले गए। और जो अमेरिका, ब्रिटेन, बाकी जगहों का सवाल है, वो डाटा तो और ज्यादा जबरदस्त तरीके से आपकी आंखों के सामने रेंगेगा तो आप कहेंगे अच्छा इतनी बड़ी तादाद में लोग चले गए। मसलन यूनाइटेड नेशंस यानी अमेरिका में यूएसए के भीतर में तकरीबन 2.5 लाख बच्चे पढ़ने के लिए गए, जो कि 13-14 में अगर आप ध्यान देंगे तो उस समय लगभग 80,000 बच्चे जा रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में इस दौर में बच्चे जाने लगे, यानी देश का रईस हो गया जो बाहर के पैसा देने को तैयार है। इसका दूसरा सच यह है कि इस देश के भीतर के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हम लोग बार बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन पर जोर है, उस प्राइवेटाइजेशन के जरिए कमाई पर जोर है, एजुकेशन की क्वालिटी पर जोर नहीं है। यह मान लिया गया कि प्राइवेट आएंगे तो वो क्वालिटी लेकर आएंगे, यह मान लिया गया, लेकिन उसके जरिए फीस बढ़ जाती है और फीस की रकम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के लगभग पैरेलल की है। तो बच्चा यहां क्यों पढ़ेगा? बच्चा बाहर ही चला जाएगा।
आपने क्वालिटी ठीक नहीं की, प्राइवेट हाथों में चीजों को दे दिया। और यह पूरा का पूरा डाटा बताता है। हम आपको बताएं, ऑस्ट्रेलिया में 13-14 में अगर 34,000 बच्चे जा रहे थे और आज की तारीख में यह बढ़कर 1,23,000 हो गया है, तो वहां की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग देखिए और भारत के यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग देखिए। और भारत के आईआईटी जैसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो बजट है, यह दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के इक्वल का बजट है। बड़ी यूनिवर्सिटीज का बजट जो होता है वो 10,000 करोड़ से ज्यादा का होता है, लेकिन हमारे यहां सारी आईआईटी का बजट भी 6,500 करोड़ से आगे बढ़ नहीं पाता है। सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का बजट 7,500 करोड़ को छू नहीं पाता है। इस परिस्थिति में इस देश के पूरे एजुकेशन सिस्टम में हम जब इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इस किसान आंदोलन के भीतर में जो युवा आया है उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल कहां होगा और कौन करेगा, उस दिशा में किसी का कोई विजन नहीं है। किसान क्या करे? अगर पैसा कमाता उसका बच्चा मान लीजिए कनाडा चला गया, ब्रिटेन चला गया, अमेरिका चला गया, तो वो क्यों नहीं जाएगा और क्या करेगा, किन स्थितियों में एजुकेशन हासिल करेगा? क्योंकि एजुकेशन पर तो आपने महामारी के दौर में पुराना बजट तक कम कर दिया। हमें लगता है ये इसलिए आवश्यक है इन बातों को समझना, क्योंकि दो ही चीजें मैटर करती हैं किसी भी आने वाली पीढ़ी के लिए, एक एजुकेशन और उस देश के भीतर में रहने वाले लोगों के लिए हेल्थ सेक्टर। इस देश में पार्लियामेंट के भीतर बजट रखते हुए अपने ही देश के नागरिकों से अब गिमिक करने लगे डाटा और आंकड़ों को लेकर। कहा गया 137% बजट बढ़ गया हेल्थ सेक्टर का, लेकिन उसके भीतर का सच यह है कि जो पेयजल और स्वच्छता है, जो वाटर और जो स्वच्छता मिशन था, इन दोनों को उसमें मर्ज कर दिया गया। और इन जनरल सिचुएशन क्या है, इन जनरल स्थिति यह है कि पिछली बार का बजट जो था, आपको पहली नजर में जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का बजट था वो 65,000 करोड़ का था। इस बार वह 71,000 करोड़ का है। कितना बढ़ा ये आपकी आंखों के सामने है। लेकिन जब आप पूरे संघीय स्वास्थ्य बजट को देखना शुरू करेंगे तो पिछले साल की तुलना में यह -10% है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में। स्वास्थ्य के ऊपर जो रिसर्च होता है उसमें आपने -34% बजट कम कर दिया। परिवार कल्याण योजनाएं थी -22%, यानी कम हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो थी उसमें तो -97% की कमी आई है। और जो आयुष्मान भारत की जो योजना जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था, जो पॉलिटिकल तौर पे एक डिसीजन लिया गया और ऐलान किया गया, उसका बजट 106 यानी 106% ज्यादा हो गया। और यह बजट कैसे बढ़ा है? हमको लगता है आयुष्मान भारत का बजट जिस तेजी से बढ़ा है, अगर उस तेजी से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का बजट बढ़ता तो शायद देश में हम कह सकते थे कि हेल्थ की दृष्टि में आपका ध्यान है। जरा समझने की कोशिश कीजिए। आयुष्मान भारत 2018-19 में यह बजट था 1,998 करोड़। अगले साल बढ़ा यह 3,200 करोड़। उसके अगले साल बढ़ा, कमोवेश उतना ही रहा, और इस बार में 6,400 करोड़ हो गया। यह स्थिति है। यानी हमारी जो पॉलिटिकल योजनाएं हैं उसमें हम आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान में 4% का इजाफा किया गया है। यानी हर कोई जानता है कि इस देश में इलाज के लिए बिस्तर उपलब्ध नहीं है, और दुनिया में अस्पतालों में जो बिस्तर उपलब्ध होता है, दुनिया की 167 देशों में भारत का नंबर नीचे से 9वां होता है। 9th नंबर पे नीचे से है। 167 में भारत का नंबर जो है वो लगभग 155-158 के बीच में रेंगता रहता है। यह स्थिति इस देश के हेल्थ सिस्टम की है। हेल्थ के लिए जितनी बड़ी तादाद में लोग इलाज के लिए बाहर चले जा रहे हैं, उसका भी एक अपना बजट है, और यह बजट और जो खर्च होता है वो भारत के हेल्थ मिनिस्ट्री के बजट पर भारी पड़ जाता है। इसका मतलब है कि देश कैसे चलाया जाए, इकोनॉमी को चलाते वक्त अलग अलग तरीके से इस देश को लेकर विजन क्या है। विजन आपका यह है कि सरकार पे जो खर्च होता है वह भी पिछले बजट की तुलना में बढ़ गया। 6 लाख करोड़ की मांग पार्लियामेंट में की गई कि यह पिछली बार जो बजट में पैसा हम लोगों ने एलोकेट किया था उससे ज्यादा खर्चा हो गया, तो वह उसकी मद में दिया जाए। यह स्थिति इस देश के भीतर की है। यहीं पर यह सवाल है कि क्या वाकई इस देश में अगर किसानी को लेकर किसान आंदोलन करते हुए अगर यह सोच रहा है कि एमएसपी कानून बन जाएगा, और एमएसपी को कानून बनाने में दिक्कत क्या है, तो पहले समझ लीजिए कि दिक्कत यह है कि सरकार की इकोनॉमी सर के बल खड़ी हो जाएगी। सरकार 23 फसल तो दूर, सिर्फ चावल और यानी धान और गेहूं की खरीद भी जो प्रति क्विंटल करती है, उस पे भी इस देश में
वह एमएसपी पर खरीद पाने की स्थिति में नहीं है। जो 6% आता था उसी में उसके सांस फूलने लगी, क्योंकि हमने इकोनॉमी का बंटाधार कर दिया। हम एक ऐसी परिस्थिति में इकोनॉमी को ले आकर खड़े हो गए हैं जहां पे हम एक ही बात समझ पा रहे हैं कि हमको रूल करना है, इस रूल को कंटिन्यू करना है और गद्दी हमारे पास रहे, उसका बजट चाहे जितना बड़ा होता चला जाए। और इस देश में गवर्नेंस का मतलब, जो बार बार जिक्र होता है, उस गवर्नेंस को टिकाए रखने के लिए जो एक पूरी लंबी कतार है जिसमें इस देश के तमाम कर्मचारी अधिकारी आते हैं, क्लर्क से लेकर आईएएस तक की परिस्थिति आती है, उनको हम पेमेंट करते रहेंगे और वो हमारे अनुकूल काम करते रहेंगे। क्राइसिस बाकी जगहों पर होता है तो होने दे। जीएसटी के तौर पर व्यापारी परेशान था, नोटबंदी के दौर में इस देश का हर गरीब परेशान था। इस देश के भीतर में किसान आंदोलन शुरू हुआ तो किसानों के सामने मुश्किल आ गई। बेरोजगारी की परिस्थिति आई तो जो डिग्री लेकर बैठा हुआ था कहीं रोजगार मिल जाएगा वो परेशान हो गया। जो इंडस्ट्री चला रहे थे उनको पता चला कि मार्केट में उनका कोई माल खरीदने की परिस्थिति में नहीं आ रहा तो उनका प्रोडक्शन रुक गया। उनके यहां लगातार व्हाइट कॉलर्स को भी नौकरी से निकाला जाने लगा। और यह लगातार परिस्थिति है जिस दिशा में इस देश ने आंखें मूंद ली, या फिर इंटेंशनली क्या, इस देश की पार्लियामेंट भी उन्हीं बहसों को इश्यू बनाती है जिस बहस का लेना देना इस देश के साथ कुछ भी नहीं है। किस नेता ने किस नेता को क्या कह दिया, विपक्ष के नेता ने प्रधानमंत्री को क्या कह दिया, प्रधानमंत्री ने उसके बाद कौन सा ऐलान कर दिया, पूरी पॉलिटिकल पार्टी, सारे कैबिनेट मिनिस्टर, पूरी पार्लियामेंट इसी में फंसी हुई है। और इस देश के भीतर में अलग अलग जगहों पर एलोकेशंस, पैसा ही नहीं होगा तो चीजें डेवलप कैसी होगी कोई नहीं जानता है। और वजह बहुत साफ है, अगर आप इस देश के एजुकेशन को धीरे धीरे स्तर घटाते हुए एक ऐसी परिस्थिति में ले आएंगे, सिर्फ वो स्कूल पढ़ाई के लिए जा रहा है या पढ़ाई का नाम लेते हुए वैसे ही जा रहा है जैसे मिड डे मील के लिए वो जाता है बच्चा, और उसके बाद उसका डाटा निकल कर आता है कि जब वो 8वीं तक पहुंच जाता है तब तक तो स्कूल जाता है कि मिड डे मील मिल रहा है। जिस बार 8वीं के ऊपर जाता है तो उसके पास पैसा नहीं होता और झटके में वो 8वीं तक की एजुकेशन जो भी उसने हासिल की हो उसके बाद वो मजदूर में तब्दील हो जाता है। और एक झटके में हमारे यहां का जो पहली से लेकर 8वीं तक का रेशियो रहता है वो 9वीं के बाद में 50% पर आ जाता है, और ये 50% धीरे धीरे 30% पर आ जाता है जब 12वीं तक पहुंचते हैं। 12वीं के बाद एजुकेशन और चौपट हो जाता है इस देश के भीतर में, और अब तो इतनी बड़ी तादाद में अगर जा रहे हैं। एक सर्वे आया, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे इसलिए है, इस देश में जिन लोगों से पूछा गया उसमें 91% लोगों ने कहा, उन छात्रों ने कहा हम तो बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं क्योंकि यहां पर लो लेवल एजुकेशन है। एक दूसरा, इस एजुकेशन के बाद कोई जॉब नहीं है। तीसरा, दुनिया के अलग अलग देशों में जो जॉब मिल रही है अब वो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल जाता है, वहां कुछ काम तो कर लेंगे। और जब हमको लगा कि भारत के एजुकेशन को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों से भारत में भी तो लोग पढ़ने आते होंगे, उसका जब डाटा निकाला गया तो आपको जानकर हैरत होगी, भारत के इर्द गिर्द जो भी देश हैं या जो कि आर्थिक और एजुकेशन के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, उन्हीं के बच्चे भारत में आते हैं और इनकी कुल तादाद लगभग 40-45 हजार है। इसमें से सबसे ज्यादा बच्चे नेपाल से आते हैं, 12,748 बच्चे, अफगानिस्तान से आते हैं 4,647 बच्चे, बांग्लादेश से आते हैं 2,000 के, बांग्लादेश, सूडान, भूटान, नाइजीरिया, यमन, श्रीलंका, ईरान। अब आप कल्पना कीजिए किन किन देशों का हमने नाम लिया, यहां के बच्चे भारत में जरूर आते हैं। यानी दुनिया में आपका एजुकेशन, अगर आप इस दिशा देखना चाहते हैं कि विश्व गुरु के तौर पर दुनिया को तय कर सके, तो आपका एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतर तो होना चाहिए कि विकसित देशों से लोग भी यहां पर आए। लेकिन सिर्फ ऐसे बच्चे यहां पर आते हैं जो कि एक्सचेंज प्रोग्राम के तरह जरूर आते हैं, क्योंकि भारत से कुछ बच्चे विकसित देशों में गए, विकसित देशों से कुछ, विकसित देश का मतलब अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ब्रिटेन हुआ, यूरोप के देश हुए, इन तमाम जगहों से एक्सचेंज में बच्चों की आवाजाही होती है। वह भारत के कल्चर को समझना चाहते हैं, यहां के उस मार्केट इकोनॉमी को समझना चाहते हैं, लेकिन वो फिर अपने देश में लौटकर बताते हैं कि भारत की यह सिचुएशन है, यहां की मार्केट इकोनॉमी का मतलब यह है। यानी हमने अपने आप को एक ऐसे वाकई बाजार में तब्दील कर दिया है जिस बाजार की में हमारी क्या कीमत है यह हमें ही नहीं पता है। यह इस सरकार की सबसे बड़ी त्रासदी है, जिन बातों का जिक्र लगातार हर क्षेत्र में आंदोलनों में देश को झोंक कर बार बार बताया गया, कभी कोई क्रिएटिव काम पार्लियामेंट के भीतर में नहीं हो पाता है।
अगर आप बहस भी देखिएगा, जो किसानों पर ही बहस हुई, अगर उसमें भी देखिएगा तो इस इकोनॉमी का जिक्र कोई नहीं कर पाया कि हमारी इकोनॉमी इतनी जर्जर हो गई इस दौर में कि इनके पास तो पैसा ही नहीं है, तो ये कहां से एमएसपी को कानून बना देंगे। ये पैसा दे पाने की स्थिति में नहीं है। 15 लाख करोड़ का बोझ उठा पाने की स्थिति में क्या सरकार है? नहीं है। जब इसके अपने ही बजट में अपना ही खर्चा बढ़ जाता है और 6 लाख करोड़ की मांग ये पार्लियामेंट के भीतर करती है, तो कल्पना कीजिए क्या परिस्थिति है। इसके मतलब क्या हो सकते हैं? क्या जानबूझकर इस देश को अलग अलग इशू में उलझाया जाता है? क्या इस देश के भीतर में इलेक्शन को लेकर गवर्नमेंट के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स जो नजर आते हैं चुनाव प्रचार करते हुए, कोई भी मंत्री संतरी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ही इन्वॉल्व हो जाते हैं चुनाव में तो बाकी मंत्रियों की क्या बिसात, उन्हें तो लाउड स्पीकर पर वहां बोलना है। तो देश चले कैसे और चलाए कैसे? और इस आंदोलन को लेकर जो एक सवाल है कि पहले किसान झुकेगा या पहले सरकार झुकेगी, इस देश की परिस्थितियां बताती है कि इस आंदोलन की व्यापकता धीरे धीरे वाकई भारतीय राजनीति की दिशा भी बदल सकती है, क्योंकि इस देश के भीतर की परेशानी कमोवेश हर के सामने है, हर के सामने मुश्किल है। यह स्थिति इस देश के भीतर का अनूठा सच है। और आखिरी सच, दुनिया में भारत के सबसे ज्यादा लोग अलग अलग देशों में रहते हैं। एनआरआईज की तादाद, भारतीय एनआरआई की तादाद दुनिया भर में तकरीबन 1,35,00,000 है। और जो भारतीय मूल के लोग दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे हैं, जो एनआरआई के तौर से हटकर है, उनकी संख्या 1,86,00,000 है। यानी लगभग 3.25 करोड़ लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारतीय मूल के और एनआरआई के तौर पर रह रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों की जनसंख्या इतनी नहीं होगी। कभी पूछा जाए प्रधानमंत्री से, जब जब जिक्र 130 करोड़ का करते हैं उसमें बताने का जिक्र जरूर करें, इतने लोग, 3.5 करोड़ लोग विदेशों में रहते हैं, इतने बच्चे बार बार लाखों बच्चे जा रहे हैं, और हर दिन 370 लोग नागरिकता छोड़ रहे हैं। बीते 5 बरस के आंकड़े बतलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।